क्या हाल चाल है दोस्त। पिछले वीडियो में बात की थी हमने कि जो 401 के ट्रेडिशनल एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है वो कैसे काम करता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आई रिकमेंड यू टू वॉच इट फर्स्ट बिफोर यू वॉच दिस वीडियो। मैं कैन लिंक डाल दूंगा यहाँ पे या डिस्क्रिप्शन में। आज की वीडियो में स्पेसिफिकली बात करते हैं रोथ 401k की। ठीक है कि ये क्या है, कैसे काम करता है, और जो ट्रेडिशनल 401k है और इस पर मोटा मोटा क्या डिफरेंस है और कहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं कि ये होता क्या है। सबसे पहले जस्ट लाइक ट्रेडिशनल 401k ये भी एक रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान है विच इज़ ऑफर्ड बाय अराउंड 70% अमेरिकन एम्प्लॉयर्स। दिस इज़ व्हाट आई गूगल्ड इट। और अनलाइक जो ट्रेडिशनल 401k है जो कि 1978 से चलता आ रहा है, ये 2006 में आई थिंक अवेलेबल हुआ था। तो ठीक है, ये तो बड़ा बेसिक सा हो गया। डिफरेंस जो मेन आता है ट्रेडिशनल वर्सेस रोथ 401k में वो आता है कि ये काम कैसे करता है। ट्रेडिशनल 401k की तरह ही यहाँ पे सबसे पहले आपका जो एम्प्लॉयर है वो डिफाइन करेगा मैच कि मैं आपके कंट्रीब्यूशन में जब आप करोगे रोथ 401k में कुछ कंट्रीब्यूट करूँगा या नहीं करूँगा। अगर आपका एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट नहीं करता है, नॉट ए गुड थिंग, यू आर मिसिंग ऑन बेनिफिट्स। तो अनलेस अदर चीज़ें ऐसी हैं जो आपको उस एम्प्लॉयमेंट में रहने के लिए इनकरेज कर रही हैं, इट्स फाइन। लेकिन बाकी भी दुखी और यहाँ से भी बेनिफिट नहीं मिल रहा तो निकलो कहीं और यार। आई पुट अ लिंक कि मैंने कैसे आई मेड माई वे टू अ गुड कंपनी। ठीक है, उसके बाद आप अपना कंट्रीब्यूशन करोगे। यहाँ पे जो मेन डिफरेंस ये है कि जो ट्रेडिशनल 401k में आप कंट्रीब्यूशन अपना कर रहे थे वो कर रहे थे प्री टैक्स। टैक्स काटने से पहले ही आपकी ग्रॉस सैलरी में से आपका 401k कंट्रीब्यूशन हो जाता था, विच मीन्स यू आर डेफरिंग पेइंग टैक्सेस on that money on your contributions. But यहाँ पे it works a bit different. You do your contributions after tax. कि आपका पहले टैक्स कटता है उसके बाद आपका कंट्रीब्यूशन रोथ 401k में होता है। तो अब आपका सवाल ये होगा कि जब मेरा टैक्स ही नहीं बच रहा है तो मेरे को इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। Give yourself a pat on the back if you have this question, that means we are on the same page. तो इसके बारे में बात करेंगे why must you leverage it वाले सेक्शन में। उसके बाद आपने अपना कंट्रीब्यूशन किया आफ्टर टैक्स। नाउ योर एम्प्लॉयर अगर वो मैच कर रहा है कुछ कंट्रीब्यूशन तो वो भी उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, बट जो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन होगा वो होगा जस्ट लाइक ट्रेडिशनल 401k बिफोर टैक्स। ये ध्यान में रखना क्योंकि जब हम टैक्स की कैलकुलेशंस की बात करेंगे तो शायद ये आपको फ़ायदा करेगा ये चीज़। ठीक है, ये फंड्स जहाँ पे भी जो भी आपका एडमिनिस्टर करता है, वैनगार्ड है या कोई भी है, वहाँ पे इन्वेस्ट होंगे। यूजुअली लेस रिस्की फंड्स में इन्वेस्ट होंगे बिकॉज इट इज़ मेंट टू बी रिटायरमेंट सेविंग्स। ऑफ कोर्स यू कैन चेंज इट लेटर, आपको अगर मन है ऐसा करने का, मैंने भी किया हुआ है। एंड देन फाइनली यू विल गेट सम रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। इट्स ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कंट्रीब्यूशन लिमिट्स की। कंट्रीब्यूशन लिमिट्स हर साल चेंज होती हैं। 2022 से 2022 की जो लिमिट्स हैं, इफ़ यू आर 50 और अंडर, यू आई थिंक इफ़ यू आर अंडर 50 यू कैन कंट्रीब्यूट 20,500 इन 2022। अगर आप 50 या उससे ऊपर हैं तो आप रिटायरमेंट के पास हैं तो सरकार बोलती है कि यू कैन ऐड 6,500 more to that 20,500 contribution, so you can go up to $27,000 in 2022. There is a different limit where you can combine all your retirement account and you can put up to $67,000 in 1 year in 2022. मैं ये कर रहा हूँ, मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि मैं किस तरह से ये कर रहा हूँ। तो इफ़ यू लाइक इट यू कैन ऑल्सो स्टार्ट डूइंग इट। उसके बाद बात करते हैं कि भाई टैक्स तो ये मैं बच नहीं रहा है, यहाँ पे हम आफ्टर टैक्स पे कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो हम इसको लेवरेज क्यों करें। तो उसके देखो कुछ फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो ये जो आपका एम्प्लॉयर अगर अच्छा है, उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है आपका एम्प्लॉयर, तो आपको फ्री मनी मिल गया। आपने लेट्स से 10,000 डाले, उसने 5,000 डाले, तो 5,000 50% आपको डे वन से मिल गया। 2,000 भी डाले तो 20% आपको डे वन से उस पर रिटर्न मिल गया। तो वो फ्री मनी आपको नहीं छोड़ना है, उसके लिए आपको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट ये। ठीक है, वो एक और वीडियो में बात करेंगे कि 401k ट्रेडिशनल वर्सेस रोथ में डिफरेंसेस क्या हैं और कौन सा में किस सिनेरियो में इन्वेस्ट करना चाहिए। इसमें सिर्फ फोकस करते हैं इसके बेसिक्स की। ठीक है, उसके बाद जो आपकी अर्निंग्स हैं वो टैक्स फ्री ग्रो होंगी। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है समझने वाला। देखो ट्रेडिशनल 401k जो हमने पिछले वीडियो में बात की थी उसमें क्या होता था कि आप आज टैक्स बचा रहे हो क्योंकि आप प्री टैक्स कंट्रीब्यूशन कर रहे हो 401k के अंदर, बट जब आप उस फंड को विड्रॉ करोगे रिटायरमेंट के टाइम पे, उस टाइम पे आपको टैक्स पे करना होगा डिपेंडिंग ऑन विच टैक्स स्लैब यू फॉल इन एट दैट टाइम। यहाँ पे क्या हो रहा है
यहाँ पे आप टैक्सेस आज पे कर रहे हो अपने प्रिंसिपल पे, अपने कंट्रीब्यूशन पे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जब आप रिटायरमेंट के टाइम पे वंस यू स्टार्ट टेकिंग द क्वालिफाइड विड्रॉल्स, उस टाइम पे ना तो आपको देना है टैक्सेस अपने प्रिंसिपल अमाउंट पे जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, क्योंकि उस पर तो आप टैक्स ऑलरेडी दे चुके हो। और बेनिफिट साथ में ये कि जो आपकी अर्निंग्स हैं, फिर चाहे आपने लेट से वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया तो आपको कैपिटल गेन हुए, या आपने अगर कहीं से आपको डिविडेंड मिला उस इन्वेस्टमेंट पे, इंटरेस्ट मिला, तो वो जो अर्निंग आपकी है दैट विल ऑल्सो बी टैक्स फ्री वंस यू स्टार्ट टेकिंग क्वालिफाइड विड्रॉल्स। अब क्वालिफाइड विड्रॉल होता क्या है अभी बात करते हैं, लेकिन एक थोड़ा सा कैच यहाँ पे ये है, वो ये कैच है जो टैक्स की कैलकुलेशन में आपको हेल्प करेगा कि आपने तो ठीक है टैक्स कटा के पैसा डाला आफ्टर टैक्स, बट जो आपके एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन किया वो तो बिफोर टैक्सेस था, उस पे आपने टैक्सेस पे नहीं किया, दो आपकी इनकम है वो भी, तो उस अमाउंट पे और उसका जो ग्रोथ है उस पे आपको टैक्सेस पे करने पड़ेंगे वंस यू स्टार्ट टेकिंग विड्रॉल्स। सो कीप दैट इन माइंड। क्रेडिटर प्रोटेक्शन मिलता है इसमें इन केस इफ समबडी sues you this or you will get some creditor protection on your retirement savings in Roth 401k, though I'll recommend you to have some liability insurance always with you। और ये फोर्स्ड सेविंग है भाई, हाथ में चेक आने से पहले या बैंक में पैसे आने से पहले ही काट पीट के आते हैं, तो कम होते हैं तो कम खर्च होते हैं, तो फोर्स्ड सेविंग होता रहता है। मेरे साथ काम करता है, ये हो सकता है आपके लिए भी काम करे इस तरह से ये। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि भाई पैसा डाल रहे हैं तो निकालेंगे भी, आज नहीं तो कल, है ना, निकालेंगे ना। तो विड्रॉल रूल्स में क्या होता है, कैसे काम करते हैं, देखो सबसे पहले बात करते हैं कि क्वालिफाइड विड्रॉल की, ठीक है। क्वालिफाइड विड्रॉल रोथ 401 के में तब माना जाता है जब फर्स्ट टू कंडीशंस मेट होती हैं, जो कि हैं कि या तो आप 59.5 या उससे ऊपर आपकी उम्र हो गई है, और दूसरा इट्स नॉट और इट्स एंड, ओके, और आपने जो अपना अकाउंट है वो पिछले 5 साल से आप मैनेज कर रहे हो, मेंटेन कर रहे हो। तो ये दो कंडीशंस हो गई तो आप उसके बाद जो विड्रॉ करोगे पैसा वो क्वालिफाइड विड्रॉल माना जाएगा। और एक काइंड ऑफ एक्सेप्शनल क्वालिफाइड विड्रॉल होगा कि अगर बंदा डिसेबल हो गया या बंदे की डेथ हो गई तो उसका जो पैसा है वो उसके बेनिफिशरीज को मिल जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया क्वालिफाइड विड्रॉल का, कैसे क्वालिफाइड बनता है विड्रॉल। अब इसके बेनिफिट्स क्या है इन केस इफ यू स्टार्ट टेकिंग क्वालिफाइड विड्रॉल। वो बेनिफिट ये है कि सबसे पहले तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरा, आपको कोई टैक्सेस भी नहीं पे करने पड़ रहे हैं, क्योंकि प्रिंसिपल पे तो आपने टैक्स पहले पे कर दिया था, अर्निंग्स उस पर आपकी टैक्स फ्री उन्होंने ग्रो किया। सिर्फ जो आपको टैक्सेस पे करना पड़ेगा वो जो आपका एम्प्लॉयर मैच एन अर्निंग्स था उस पर करना पड़ेगा, ठीक है। अब एक होता है रिक्वायर्ड मिनिमम डिस्ट्रीब्यूशन, कि भाई ऐसा नहीं कि आपने वहाँ पैसा छोड़ दिया, आपका पैसा बढ़ता रहा, आपने निकाला ही नहीं पूरी उम्र, और आप अपने बच्चों के लिए, पोता पोतियों के लिए पैसा वो छोड़ के चले गए जो टैक्स फ्री ग्रो कर रहा है। तो वो ऐसा नहीं है। 72 की एज से आपको मिनिमम जो रिक्वायर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस है यू विल हैव टू स्टार्ट टेकिंग दोस। अब बात करते हैं कि ऐसे सर्कमस्टांसेस की जहाँ पे हमें अर्ली विड्रॉल करना पड़ेगा। आई हाईली रिकमेंड यू टू क्रिएट एन इमरजेंसी फंड। मैंने यहाँ वीडियो का लिंक कर दूंगा कि इमरजेंसी फंड क्या होता है, क्यों बनाना चाहिए, कहाँ पे रखना चाहिए। बट एज्यूम करते हैं कि यार लाइफ में कुछ ऐसा होता है कि अर्ली विड्रॉल करना पड़ता है, यू कैन लिव विदाउट इट। तो उसके केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है, अर्निंग्स पे। तो जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो तो आपने टैक्स पे कर दिया, लेकिन वो जो उस पर अर्निंग्स हुई हैं, उस पर जो डिविडेंड मिला या कैपिटल गेन मिला, उस पर अर्निंग पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरा, जो आपके एम्प्लॉयर मैच था उसकी अर्निंग थी, उस पर भी आपको टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। और टैक्स की कैलकुलेशन इसमें होती क्या है कि लेट्स से आपने $10,000 इन्वेस्ट किया, जो आपका कंट्रीब्यूशन था वो बढ़ के $11,000 हो गया, या ठीक है, उस पर जो 1000 ऐड हो गया, ठीक है। तो जो 10% ऐड हुआ है तो उसी प्रोपोर्शन में जब पैसा निकालोगे तो आपको उतना ही प्रिंसिपल और उतना ही आपका उसी रेशो में आपका अर्निंग माना जाएगा, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और आपको दिमाग में लगाने की जरूरत है नहीं ज़्यादा, क्योंकि जो भी आपकी ये कंपनी मैनेज करेगी, वैनगार्ड या जो भी करेगी, वो सबको बताएगी कि भाई इतना आपका टैक्स बनता है, इतना एट्सेट्रा। और जो सबसे पेनफुल चीज़ है यहाँ पे अर्ली विड्रॉल में वो ये है कि आपको 10% इस पर पेनल्टी देना पड़ेगा। तो डो नॉट टेक इट अनलेस इट्स रियली 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 रिक्वायर्ड।
प्री प्लान योर इमरजेंसी फंड टू अवॉइड सिचुएशंस लाइक दिस। उसके बाद बात करते हैं कि पेनल्टी कब वेव ऑफ हो सकती है, तो उसके कुछ सिनेरियोज हैं। ऑफ कोर्स इट्स नॉट एट ऑल अ कंप्लीट लिस्ट। इन केस ऑफ द पर्सन इज डिसेबल्ड और इज डाइड, और या उस बंदे के जो अनरिम्बर्सेबल मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, अगर वो उसकी जो एनुअल या एडजस्टेड ग्रॉस इनकम है उससे उसके 10% से ज़्यादा है, तो भी वेव ऑफ हो सकती है। और अगर कोई फैमिली के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर आए कि भाई अपनी डाइवोर्स स्पाउस को आपको इतने पैसे देने हैं, तो उस केस में भी ये कंसिडर हो सकता है वेव ऑफ पेनल्टी का। ठीक है, उसके बाद ऑप्शन है आपके पास, अगर आपको चाहिए तो आप इस पर लोन ले सकते हो, जो कि होता है अप टू $50,000 और 50%, विच एवर इज लेस ऑफ योर रोथ 401k। और इसमें से एक चीज़ ध्यान ये रखने की, आप अगर दोनों में इन्वेस्ट करते हो मेरी तरह, तो अगर आपके 401k पे आपने ट्रेडिशनल पे 25,000 का लोन ले लिया और आप अब रोथ 401k पे लेने जा रहे हो, तो 25 पहले ले चुके हो, तो इससे आप मैक्स 25 ही ले सकते हो। ठीक है, तो टोटल $50,000 और 50% विच एवर इज लेस, इंक्लूडिंग बोथ ट्रेडिशनल एंड रोथ 401k। जो टिपिकल टेन्योर होता है मैक्सिमम इसको रीपे करने का लोन, वो 5 साल का होता है। आफ्टर टैक्स आप इसमें पैसे पे करोगे। अगर आप टाइम पे नहीं करोगे तो इट्स नॉट सरप्राइजिंग कि आपको टैक्स प्लस पेनल्टी देना पड़ेगा। अप्लाई करना बहुत आसान होता है लोन का, जो भी आपका एडमिनिस्टर करता है। मैं जब घर खरीद रहा था तो मैंने कंसिडर किया था, वैनगार्ड के पोर्टल पर जाके 4-5 बॉक्सेस फिलअप किए, और वो बता रहा था कि विद इन 1 वीक मेरे अकाउंट में पैसा आ जाएगा। बट मेरे को मॉर्गेज 2.375% 30 ईयर फिक्स मिल गया, सो आई डिडंट टेक लोन फ्रॉम हेयर। एंड आई ऑल्सो लिंक दैट वीडियो इन केस इफ यू आर प्लानिंग टू टेक मॉर्गेज, दैट माइट हेल्प अ बिट। ऑफ कोर्स मार्केट हैज़ बीन चेंजिंग ड्रास्टिकली। ओके, अगर आप भाई कल को चले गए अपने देश, मेरा भारत महान, बड़ी याद आती है कई कई बार, अभी जाएंगे शायद जून या जुलाई में, तो उस केस में क्या करना है आपको, अगर आपने जॉब चेंज कर लिया अमेरिका में, या आप इफ़ यू गो बैक टू इंडिया, तो दोनों ही केसेस में ऑप्शंस आपके पास ऑलमोस्ट सेम ही हैं। पहले में है कि या तो आप उसको जस्ट लीव इट एज इट इज़ एंड कीप मैनेजिंग इट, या फिर जो आपका नया एम्प्लॉयर है जहाँ पे आप जा रहे हो वहाँ पे वो भी अगर रोथ 401 की ऑफ़र करता है, तो देन यू कैन रोल इट ओवर टू दैट। या फिर जो आपका इंडिविजुअल रोथ आयरा अकाउंट है उसमें भी आप उसको रोल ओवर कर सकते हो। थोड़ा सा डिफरेंसेस हैं इसमें, आई नो इट्स नॉट अ कंप्लीट लिस्ट, कि अगर जो 2 कंडीशंस थी क्वालिफाइड विड्रॉल की 59.5 एंड यू शुड बी मैनेजिंग दैट अकाउंट फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स। जब आप पुराने एम्प्लॉयर से नए एम्प्लॉयर के पास रोथ 401k में मूव करते हो, तो पहले में लेट्स से आपने 3 साल चलाया, यहाँ पे लेके आगे ट्रांसफ़र कर दे नए रोथ 401k के पास एम्प्लॉयर के पास, तो वो 3 साल काउंट होंगे 5 साल में। अब आप चौथे साल से शुरू करोगे 5 साल के मीट करने में। लेकिन जो आप अगर रोल ओवर करते हो रोथ आयरा में इंडिविजुअल अकाउंट में, उसमें वो काउंट नहीं होता। ठीक है, तो वो थोड़ा सा डिफरेंस है। कैश आउट ऑफ कोर्स नॉट रिकमेंडेड बिकॉज देन यू विल बी पेइंग टैक्सेस ऑन अर्निंग्स एंड पेनल्टी एट्सेट्रा। इंडिया जाते तो शायद आई थिंक ये रोल ओवर टू नया एम्प्लॉयर आपका रोथ 401k नहीं देगा बिकॉज यू आर गोइंग टू इंडिया, सो दैट ऑप्शन आई शुड डिलीट इट फ्रॉम हेयर। बट इधर लीव एज इट इज़ और रोल ओवर टू रोथ IRA एंड देन कैश आउट विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। अब भाई फाइनली एक चीज़ ये है कि अगर मैं बात करूँ सजेशन की, तो सजेशन मेरा यार आपको एक यही रहेगा कि जो आप रेगुलर स्टॉक्स में जो ब्रोकरेज अकाउंट में आप इन्वेस्ट करते हो, मेरे हिसाब से उससे पहले आपको रोथ 401k में पैसा डालना चाहिए। क्योंकि दोनों केसेस में क्या कर रहे हो आप अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको जो इन हैंड सैलरी आ रही है आफ्टर टैक्स, आप उसमें से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हो। और रोथ 401k में सेम हो रहा है, आप आफ्टर टैक्स इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो। ठीक है, दोनों जगह पे आप जिस भी मर्जी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हो, इट्स अप टू यू। बाय डिफ़ॉल्ट रोथ 401k के फंड्स यूजुअली सिक्योर फंड्स में इन्वेस्टेड रहते हैं, बट यू यूजुअली गेट एन ऑप्शन दैट यू कैन गो देयर एंड चेंज द मिक्स। आप कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हो, मैंने भी अपना मिक्स चेंज किया हुआ है। और उसके बाद होगा क्या कि लेट्स से आप अगर निकालते हो पैसा 59.5 की एज के रिटायरमेंट के टाइम पे, तो अगर आपने रेगुलर ब्रोकरेज अकाउंट में इन्वेस्ट किया होगा, तो जो भी आपके इतने सालों में रिटर्न हुआ होगा, कंपाउंडिंग मैजिक जो आपके लिए काम किया होगा,
you will need to pay taxes on all of that money, all of that capital gain, ठीक है। लेकिन अगर आपने रोथ 401k के थ्रू किया होता तो आपकी प्रिंसिपल प्लस आपकी जो अर्निंग्स है उस कंट्रीब्यूशन पे वो सब टैक्स फ्री था। आपको टैक्स पे किस पे करना होगा, सिर्फ जो आपका एम्प्लॉयर मैच था वो तो आपको वैसे फ्री में मिल रहा था, तो दैट इज़ इवन अ बोनस। सो आई डू अंडरस्टैंड अगर आप पहले विड्रॉ करते हो, इफ द विड्रॉल इज नॉट क्वालिफाइड, देन in Roth 401k you will end up paying 10% penalty, which is a negative side of it if you compare it with direct investing into brokerage account. बट उसके लिए आप अगर पहले से प्रिपेयर हो, इमरजेंसी फंड बनाया हुआ है, तो ये तो यार बहुत मस्त चीज़ है। और मैं $67,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने सारे रिटायरमेंट अकाउंट्स में 2022 में। तो मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना के उसमें अपना शो करूँगा कि मैं कैसे कर रहा हूँ। दैट माइट हेल्प यू बिट। इसी के साथ आप जहाँ भी रहें मौज मस्ती करते रहें, तनाव न लें। H1B अमेजिंग है, इट्स ए ब्लेसिंग। इसका फ़ायदा लेते रहें। एम्प्लॉयर के जहाँ पे काम करते हैं वहाँ पे अगर बेनिफिट्स अच्छे नहीं हैं, मज़ा नहीं आ रहा काम करके जॉब में, तो यार कंप्लेन मत करो कि ये बॉस ऐसा है वैसा है या कंपनी ऐसी वैसी। मेहनत करो अपने आप पे और निकल जाओ भाई। ऐसे करके पिछले 3 साल में 2 कंपनी चेंज करी हैं और मेरे को लगता है कि जब कंपनी चेंज करते हो तभी आपको अच्छा बेनिफिट मिलता है, सैलरी भी हाइक होता है। और ये मत सोचो कि H1B पे कि ट्रांसफ़र वीज़ा कैसे होगा, डरो मत किसी से, डर के आगे जीत है। और ये तो कैलकुलेटेड रिस्क है ना। चलो मैं टॉपिक घुमा रहा हूँ लगता है इस वीडियो में, बस इतना ही। और मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी और फाइनेंशियल लिटरेसी के कॉन्सेप्ट के साथ, या H1B पे जो लाइफ है उसमें क्या चल रहा है उसके बारे में, या कोई नॉर्मल सा ओपिनियन शेयरिंग के साथ। चलो टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।